15वें उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग जारी है। 4:30 बजने वाले हैं और अब से आधे घंटे बाद यानी 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। उसके बाद शाम करीब 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। आज ही शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में है। सांसदों की संख्या के हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी है और सीपी राधाकृष्णन की जीत बेहद आसान नजर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेडी और बीआरएस ने खुद को वोटिंग से अलग कर लिया है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए इस समय वोटिंग जारी है। आधे घंटे तक वोटिंग और की जा सकती है। सबसे पहली तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। सबसे पहले उन्होंने वोट डाला, वोट की शुरुआत की और अब 6 बजे तक ही वोटिंग 5 बजे तक ही वोटिंग हो पाएगी और उसके बाद 6 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस समय 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीपी राधाकृष्णन वर्सेस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में टक्कर। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वोट डाला। प्रधानमंत्री के वोट डालने के बाद की दूसरी तस्वीर जब वो बाहर निकल रहे थे। राहुल प्रियंका ने भी वोट डाला है, सोनिया गांधी ने भी वोट डाला और मल्लिकार्जुन खड़गे भी तीसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति पद को लेकर मतदान जारी है। इसे लेकर झारखंड में भी सियासत तेज हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी रह चुका है, लेकिन जिसकी विचारधारा अर्बन नक्सल का है, जो ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं जो राष्ट्र के विरोध है। ऐसा व्यक्ति यदि देश का उपराष्ट्रपति बनेगा। ऐसे भी हर दल के लोगों से अपील है कि जो ज्वलंत विषय हैं, जिन विषय के इर्द गिर्द आज देश की राजनीति घूम रही है, क्या लोकतंत्र को जिंदा रखना है कि नहीं, तानाशाही खत्म करना है कि नहीं, संविधान को बचाना है कि नहीं, इन मुद्दों पर अगर वोटिंग हुई तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। तो उपराष्ट्रपति पद को लेकर मतदान जारी है। इसे लेकर झारखंड में भी सियासत तेज है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस चुनाव को 2 विचारधाराओं की लड़ाई बताया है। 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक ओर संविधान के रक्षा करने के लिए, भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, और दूसरी ओर देश में तानाशाह को लाने के लिए और जो लोकतंत्र है उसको कमजोर करने के लिए प्रयास हो रहा है। राजधानी रांची के एनएचएम स्थित सभागार में 91 स्वास्थ्य केंद्र पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल हुए। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि लगातार राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बदल रही है, लोगों को सुविधा दी जा रही है। इससे पहले कि 126 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्दी 10,000 के करीब बहाली स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाले जाने वाली है। बुलाने वाला नहीं हूँ। लोगों ने यहाँ पर स्वास्थ्य, अगर हम देखिएगा, बहुत से लोग आना चाह रहे हैं झारखंड में, हॉस्पिटल लगाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा है कि आपको गारंटी दे रहे हैं। हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा आशीर्वाद आपको है, आप लोग आइए, इन्वेस्ट कीजिए और टाइप ऑफ हॉस्पिटल आप खोलिए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको देखिएगा बहुत बदलाव मिलेगा। गढ़वा पहुंचे झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी को कब्र में डाल दिया गया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी 21 सीट पर सिमट गई, इसका मतलब है कि ये लोग कब्र में चले गए। राजेश ठाकुर ने कहा कि जब बीजेपी वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं तब बीजेपी को अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद पर पड़ती है तो बाद में रोने लगते हैं। तो किसी व्यक्ति का कब्र नहीं खोदना है, पार्टी का कब्र खोद देंगे और खोदने का काम किया है यहाँ झारखंड में हम लोगों। वो इसलिए कह रहा हूं कि जो 25 सीटों पर जीत करके आए थे, आज वो 21 सीटों पर हैं। तो यही बांग्लादेशी बोल करके उन्होंने अपना कब्र खुदवाने का काम किया।
आज उनको एक अध्यक्ष की तलाश है, प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं मिल पा रहा है उनकी पार्टी के अंदर। सरायकेला खरसावा में चांडिल प्रखंड के काटजोड़ गांव में डायरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। कुछ दिनों में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बीमार हो गए। अचानक फैली इस बीमारी से गांव में दहशत का माहौल है। डायरिया से गंभीर रूप से पीड़ित 6 ग्रामीणों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया। इसमें से एक की मरीज की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित क्षेत्र में तुरंत स्वच्छ पेयजल और दवाइयों की व्यवस्था की जाए। मैंने मध्य विद्यालय काटजोड़ में है ना, उत्क्रमित मध्य विद्यालय काटजोड़ में 3 ठोका हम लोग ड्रिप चला रहे हैं और पीड़ित में मोटा मोटी हम लोग गांव में 16-17 जन को दवा बांटे हैं। अभी तक 26 हुआ है। पानी दूषित पानी का ही होगा। हम लोग पानी सैंपलिंग के लिए आज ले जा रहे हैं। आज सैंपलिंग पानी होगा, वो टेस्ट में जाएगा। और गिरिडीह से बड़ी खबर है। शिवम आयरन प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। उबलते पानी में गिरने से मजदूर की मौत हो गई। उदनाबाद के मुकेश के रूप में पहचान हुई है। नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने नाराज लोगों को शांत कराया। 25 लाख के मुआवजे पर ये लोग माने हैं। तो गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां उबलते पानी में मजदूर के गिरने से मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा हुआ। उसके बाद शिवम आयरन प्लांट में के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और अब खबर ये आ रही है कि 25 लाख के मुआवजे पर स्थानीय लोग जो है वो मान गए। इनका भाई भी इसी फैक्ट्री में काम करता, बड़ा भाई। जब ये काम करके यहाँ से घर गया, उसके बाद उसका छोटा भाई आया। उसके बाद कुछ देर के बाद पता चला कि ये गर्म पानी खोलता हुआ था, उसमें गिर गया और इसका अच्छा से इलाज नहीं हो पाया। तो शायद ये हम लोग के बीच आज जीवित रहते। हम प्रशासन से कंपनी वाले से मांग करते हैं कि परिवार को उचित जो मुआवजा हो वो दिया जाए। और अगली खबर दुमका से है, जहां दुमका रेलवे स्टेशन पर बने कोयला डंपिंग यार्ड हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन को 50 हफ्ते पूरे हो गए। आंदोलनकारी धरना देने के साथ साथ रैली निकालने और सांसद, विधायक, रेल प्रशासन तथा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोयला डस्ट से हमारे बच्चे बुजुर्गों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। लोगों ने रेलवे स्टेशन से कोयला रैक नहीं हटाए जाने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। जनप्रतिनिधि चाहे क्षेत्रीय का विधायक हो, संसद हो या केंद्र का रेल मंत्री हो, इन लोगों ने साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ के दुमका वासियों को कुपोषण और बीमारी से ग्रस्त करना चाहते हैं। इसी लेकर के इन लोगों ने आज दुमका रेलवे स्टेशन में आपका कोयला साइडिंग किया गया है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। यह सब इस डस्ट से परेशान है। जो देखिए, ये सब बात बोलनी नहीं चाहिए। सभी वर्ग समान है, सभी व्यक्ति समान है, लेकिन जिसको जहाँ तक क्षमता है वो वहाँ तक अपना कार्यशैली को बढ़ाता है। रेलवे स्टेशन से दिक्कत हो रहा है। रेलवे स्टेशन से कोयले के व्यवसाय से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। खबर चाईबासा से, जहां के पेलोल गांव के पास बनी नदी पर बना पुल ध्वस्त हुए 80 दिन पहले ये ध्वस्त हो गया था, लेकिन अब तक ना तो डायवर्जन बना और ना ही नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो पाया। लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है। परेशान होकर ग्रामीणों ने खुद ही अस्थायी डायवर्जन बनाने का काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक पुल हटने के बाद से किसान, स्कूली बच्चे, गर्भवती महिलाएं सभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा डायवर्जन का निर्माण किया जा रहा है। सरायकेला खरसावा के ईश्वागढ़ में जंगली हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। नाराज लोगों ने चांडिल कॉलेज मोड़ से चांडिल फॉरेस्ट ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला और जोरदार नारेबाजी की। आपको बता दें कि यहाँ करीब 6 महीने से जंगली हाथियों का जमावड़ा है, जो सैकड़ों घरों को तोड़ने के साथ कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद कर चुके हैं। कई लोगों की अब तक कुचलने से मौत हो चुकी है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जंगली हाथी भगाओ, किसानों की फसल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने मुआवजा दिए जाने की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी। आप वह हाथी जंगल में घूम रही है और ये घर पर सो रहे हैं। इस परिस्थिति में समस्याओं का निदान नहीं होगा। इस समस्याओं का निदान के लिए आपका जो अमला है उसको वन में जाना होगा। वन क्षेत्र में घूम घूम के हाथियों का
पहरादारी करना होगा और हाथियों को पीछा करना होगा और हाथी को किसी एक स्थान पर ले जाने का प्रयास करना होगा। यही हम लोग का मांग है। 25 लाख मुआवजा, 50 लाख मुआवजा, भाई जो है प्रस्ताव दें, हम लिख देते हैं। अगर इन लोग को 50 लाख मिलता है तो हमको देने में क्या आपत्ति है। हम लोग वैसा नहीं है कि पैसा 50 लाख मिलेगा 2 लाख देंगे, वो सब काम हम लोग नहीं करते हैं। और नेपाल से बड़ा अपडेट आ रहा है। नेपाल के पूर्व पीएम ओली काठमांडू से निकल चुके हैं। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के पीएम पद से इस्तीफा दिया। ओली से पहले ही कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। नेपाल में मंत्रियों और नेताओं के घर में आगजनी हुई है। बड़ी खबर और तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नेपाल से बड़ा अपडेट दे रहे हैं। नेपाल के पूर्व पीएम ओली काठमांडू से निकल चुके हैं। केपी शर्मा ओली ने सबसे पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद नेपाल से निकल चुके हैं। ओली से पहले ही कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगाई। नेपाल में मंत्रियों और नेताओं के घर में आगजनी। 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नेपाल के पीएम ओली नेपाल छोड़ते हुए इस समय दिख रहे हैं और नेपाल छोड़ने से पहले प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। उससे पहले उनके कई मंत्री और जो नेता थे वहां के, वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके। और नेपाल किस तरह से धूं जल करके जल रहा है, प्रदर्शनकारी किस तरह से जश्न मना रहे हैं, दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं। ये अमूमन पूरे काठमांडू की इस समय स्थिति है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में जो नेपाल के पूर्व पीएम हैं केपी शर्मा ओली, वो नेपाल छोड़ते हुए पहली तस्वीर में दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, काठमांडू में प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हैं और धुआं धुआं काठमांडू तीसरी तस्वीर में नजर आ रहा है। और नेपाल के बिगड़े हालात पर झारखंड में भी सियासत तेज हो रही है। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि जब सरकार तानाशाह हो जाती है तो उसका अंतिम परिणाम यही होता है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष विदेशी धरती पर जाकर जाति धर्म के नाम पर तोड़ने की बात करती है। विपक्ष के लोगों को चाहिए कि वे अपने गिरेमान में झांकें। लोकतंत्र है भारत की लोकतंत्र, और भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत में उतना शायद ही कहीं दुनिया के किसी अन्य देशों में देखने को मिलती है। और जिस तरह से विपक्ष विदेशी धरती पर जाकर भारत को हर तरह से जातिवाद के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, धर्म के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, कई तरह से छोटे छोटे मुद्दे को लेकर अलग अलग राज्यों को तोड़ने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को वो अपने गिरेबां में झांकनी चाहिए। नेपाल में जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ एक तानाशाही सरकार जब होती है तो उसकी अंतिम परिणति यही होती है। युवा जागरूक हैं, सजग हैं, अपने अधिकार और हक की बात करते हैं। सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग अपनी बातों को साझा करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। और राज्य में डीएमएफटी फंड को लेकर सियासत लगातार जारी है। बाबूलाल के बयान के बाद जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी सिर ऊंचा कर आसमान में थूकने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम पर सीधे आरोप लगा देने से आरोप सच नहीं हो जाते। साथ ही बीजेपी विधायक ने मामले की जांच की मांग की है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई इसके लिए सारी क्राइटेरिया तय है, उसके बाद भी इस तरह की बातें होती है तो पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करा लेनी चाहिए। बाबूलाल जी सर ऊंचा करके आसमान में थूकने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मुखिया कुछ घोटाला कर देगा तो वो बात भी फिर मुख्यमंत्री तक जाएगी क्या? उनको जानकारी होना चाहिए कि डीएमएफटी फंड की मॉनिटरिंग स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी करती है। किसी का व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं है उसमें। राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस राज्य, जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में जहां सरकार इन्वॉल्व हो, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेगा और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। और राजधानी रांची में राज्य स्तरीय कलाकारों की महाजुटान आयोजित किया जा रहा है। इस महाजुटान में झारखंड की कला, संस्कृति और स्थानीय भाषाओं को नई पहचान दिलाने और कलाकारों की समस्याओं को सामने लाने जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही है। इस महाजुटान की विशेषता है कि 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ समेत कलाकार भी इसमें शामिल हैं।
कलाकारों का कहना है कि झारखंड रंग बिरंगी परंपराओं और जीवंत कला का प्रदेश है, लेकिन स्थानीय कलाकारों को अब भी उचित पहचान और सम्मान नहीं मिल पा रहा है। कलाकारों की इस पहल को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी समर्थन दिया। पीछे कर दिया जाता है, जबकि हमारे जितने भी कलाकार हैं बहुत अपने कला के जरिए, अपने हुनर के जरिए राज्य का नाम ऊंचा करते हैं, बढ़ाते हैं। और बहुत सारी हमारी मांगे हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, जिन्हें पवन राय जी, पंकज राय जी और हमारी वर्षा लकड़ा, हमारे साथ खड़े कैलाश, इन सभी भाइयों ने सभी कलाकारों को एकजुट किया है। जितने भी झारखंड से हर जगह से कलाकार आए, जो भी अपना परिचय रखा है, सबको मतलब बीमा, अपनी मतलब दुर्घटना जो एक्सीडेंट वगैरह होता है उनको सुविधा मिलना चाहिए, बल्कि हम लोग को जॉब वगैरह भी मिलना चाहिए। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल की पुरानी और नई कमेटी के बीच में झगड़ा हो गया, झड़प हो गई। दोनों कमेटी के सदस्यों के बीच जमकर तलवारबाजी हुई। तलवारबाजी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को MGM में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाजार के सभी लोग से भूमि पूजन हुआ, पंडाल का भी पंडाल वाले लोग आकर के बांस गाड़ के अपना किया। और आज आकर के बोल रहा है कि नहीं मीटिंग होगा, फिर से मैं सिक्योरिटी रहूंगा। तो हुआ कि भाई सिक्योरिटी कैसे आप रहिएगा, ठीक है मीटिंग बुलाइए। तो बाजार के लोग बोला कि नहीं तुम सिक्योरिटी नहीं रहेगा। सिक्योरिटी जिसको बना दिया गया बार बार उसमें बकौती नहीं है, ये समाज का चीज़ है। इसी पर ये लोग पहले से ही डंडा और तलवार लेकर रखा हुआ था और अभी बात हो ही रही है, तो हम लोग पर हम पर मैंने सबसे पहले वार कर दिया। खबर लोहरदगा से, जहां के किस्को प्रखंड क्षेत्र में राजकीयकृत उर्दू उच्च विद्यालय में बीती रात छात्रों की बियर और मुर्गा पार्टी करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 6 छात्र स्कूल रूम खोलकर पार्टी कर रहे थे, तभी स्थानीय ग्रामीण स्कूल पहुंचे और छात्रों की फटकार लगाई। लेकिन छात्रों ने स्कूल परिसर में वितरण करने के लिए रखी साइकिल की देखभाल करने की बात कही। साथ ही प्रिंसिपल को भी इसकी जानकारी होने का दावा किया। इसके बाद से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है और गांव वालों ने स्कूल परिसर में बैठकर स्कूल के प्रिंसिपल और छात्रों की जमकर फटकार लगाई। साथ ही इस तरह के कार्यों पर रोक लगाने की मांग की। वहीं प्रिंसिपल इस पूरे मामले पर शांत है। स्कूल के ही स्टूडेंट जो कि 10 बजे रात को मास्टर चाबी दिए थे, वो जहाँ क्लास होता है उस क्लास रूम में ये ला के क्लास रूम में ये तीनों दारू की बोतल ये चखना, ये 10 बजे रात को ये 5 या 6 बच्चे जो है वो दारू को पी रहे थे। शिक्षक दिवस का ही पैसा जो था वसूला गया था स्कूल से, स्टूडेंट के हिसाब स्टूडेंट से, वही पैसा को इन लोग ला करके दारू और हांडी पिया है। तो छात्रों को शराब पीने की छूट किसने दी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल न्यूज़ 18 लगातार पूछ रहा है कि छात्रों को शराब पीने की छूट किसने दी? जो छात्र शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, क्लासरूम खोलकर उन्होंने पार्टी की है, मुर्गा खाया है, वो छूट किसने दी? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। शिक्षा का मंदिर या शराब खाना है? प्रिंसिपल के ने मामले पर निशाना क्यों ये मौन है, वो क्यों साधे हुए प्रिंसिपल अब तक इस पूरे मामले पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो बड़ा सवाल कि छात्रों को जो शराब पीने की छूट आखिरकार किसने दी? खबर रामगढ़ से, जहां के बुचुंगडीही गांव के बंद पड़े कोयला खदान में लगी आग लगातार धधक रही है। इससे ऊंची ऊंची आग की लपटें और जहरीला धुआं उठ रहा है, जिस कारण ग्रामीण भयभीत हैं। बंद पड़े इस कोयला खदान में 5 महीने पहले आग लगी थी, जो अब बुचुंगडीही गांव की आबादी की ओर बढ़ रही है। आग लगे कोयला खदान से गांव की दूरी महज 300 मीटर है और महज 500 मीटर की दूरी पर रजरप्पा मंदिर है। आग और जहरीला धुआं और गैस के रिसाव से गांव के लोगों का रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग जहरीला धुआं और गैस के कारण बीमार पड़ रहे हैं। आग बुझाने के दौरान एक मजदूर की आग लगी खदान में गिरने से मौत हो चुकी है। यहां पर जिला प्रशासन की पहल के बाद CCL ने भैरवी नदी से पंप सेट लगाकर आग बुझाने का काम शुरू किया था, जो नाकाफी साबित हुआ। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की मांग की है। में मार्च महीना से भयंकर आग लगी हुई है और ये आग गांव हमारे महतो टोला की ओर जा रही है। अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। हमने जिला प्रशासन, CCL प्रबंधन
सभी जगह लिखित आवेदन देने के बाद भी प्रबंधन द्वारा अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है और बरसात खत्म होते ही आग भयंकर रूप ले ली है। अगर इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती जा रही है। गुमला रांची NH सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आने पर सिसई विधायक जिग्गा सुसारन ह्योरो भड़क उठे हैं। भरनो पहुंचे विधायक ने पलमा गुमला सड़क चौड़ीकरण काम का निरीक्षण किया। भरनो ब्लॉक चौक के पास वाहनों के गुजरने पर उड़ रही धूल से परेशान लोगों को देखकर विधायक खुद सड़क पर खड़े हो गए और मौके पर ही NHI प्रोजेक्ट डायरेक्टर और RKD कंपनी के कर्मियों को तलब कर जमकर फटकार लगाई। विधायक ने हर 2 घंटे पर सड़क पर पानी छिड़काव करने का निर्देश दिया। और रांची के कांके प्रखंड के मालशंग पंचायत में अनाज का भंडार घर बंद पड़ा था। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों की उदासीनता से अनाज भंडार घर को बनाया गया, लेकिन पिछले 4 साल से ये बंद पड़ा है। किसान कम दाम पर अपने अनाज को खराब होने के डर से बेच देते हैं, जिसकी वजह से किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा। किसानों से बात की संवाददाता निरंजन सिंह ने। लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और बयान करती है। इस वक्त मैं कांके प्रखंड के मालसिंग लैंपस में खड़ा हूं और ये जब से बना है तब से ये इसमें दरवाजे में ताला लगा हुआ है। यानी जो किसान यहाँ के हैं जो उस उत्पाद करते हैं धान का, वह जहां तहां बेच देते हैं, यानी बिचौलियों के पास बेचते हैं। लेकिन सरकारी तौर पर ये सरकार की ओर से बनाया गया है ताकि अपना उत्पाद जो है यहाँ पर ला करके बेचें और उचित मूल्य जो सरकार के द्वारा रेट तय की गई है उसी के अनुसार बेच सकें। लेकिन जब ये बंद ही हो चुका है तो आखिर किसान अपना उत्पाद 4 साल से बंद है, ये बंद है। तब तो अपना धान आप कहाँ बेचते हैं? जो अपना धान तो वही तो कहते हैं, जो लेने वाला आता है पैकार लोग उसको दे देते हैं। अच्छा, तो पूरा गांव का यही हाल है? यही हाल है। लोग ये बंद है। हाँ। यहाँ ना तो कोई आदमी बैठा है हाँ। और ना कोई मालूम है। तो अपना जो आप धान उपजाते हैं खेत में वो कहाँ बेचते हैं? यही गाँव में बेचते हैं, जो भी आता है उसे देते हैं 18 रुपए किलो फसल के सिरे। तो आपको पता है कि सरकारी रेट क्या है? नहीं मालूम है सरकारी। किसान करे तो करे क्या, चूंकि खाद महंगी, बीज महंगी, उत्पाद भी महंगी और एक मौसम का अलग मार होता है। यानी सब मिला करके किसानों पर ही पड़ता है। बेचारा किसान, प्रकृति का साधु कहा जाने वाले किसान करे तो करे क्या। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। रांची में इन दिनों दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में पूजा के दौरान राजधानी में बुनियादी सुविधाओं को लेकर बीजेपी विधायक ने सड़क पर गड्ढे और बिजली पानी जैसी सुविधा को ठीक करने की मांग की। तो वहीं इस पर जेएमएम ने नगर निगम से सड़क की मरम्मत करने की मांग की। वर्षा ऋतु के कारण सारी अतिवृष्टि के कारण सारी सड़कें खराब हो गई हैं, गड्ढे हो गए हैं। ये पाइपलाइन बिछाने वाले के गड्ढा करके छोड़ दिए हैं। तो ये रोड में तो तरह तरह के खेला हो रहा है ना। कभी पाइपलाइन वाला आके काट दे रहा है, कभी गेल वाला काट दे रहा है, कभी सीवरेज ड्रेनेज वाला काट दे रहा है। विधायक सीपी सिंह जी मैं समझता हूँ एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं और बहुत ही प्रासंगिक बातों का जिक्र उन्होंने किया है। हम भी उससे इत्तेफाक रखते हैं। हम लोगों ने भी ये बातें जिला प्रशासन को कही हैं और आज भी नगर निगम में एक उच्च स्तरीय बैठक है, मैं उसमें जाऊंगा और पूजा समितियों की तरफ से मैं अपनी मांग रखूंगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।